पिताजी, यहां से चले जाओ, ये डिनर तुम्हारे लिए नहीं है। मुझे यही सुनने को मिला सबके सामने, जब मेरे प्लेट में गर्मागर्म खाना था और तवे से निकली ताज़ी रोटी भी। कोई हंसी नहीं थी, कोई शक नहीं, उस आवाज़ में सम्मान का एक कतरा भी नहीं था। यह मेरा अपना बेटा आर्यन था। उसने बिना हिचकिचाए जोर से कहा, उस नज़र से जो तब दी जाती है जब आप सामने वाले को पहचानते नहीं। कोई उठा नहीं, किसी ने उसे रोका नहीं। सब ऐसे खाते रहे जैसे मैं कमरे में पड़ा कोई पुराना फर्नीचर हूं। मैं चुपचाप बैठा रहा। मैंने धीरे से मुस्कुराया। मैंने चुपचाप खाना खत्म किया। दिल भीगी हुई कमीज की तरह कस गया था। मेरा नाम श्रीमान कृष्णकांत है। मैं 78 साल का हूं और मेरा जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जयपुर के बाहर, जहां आदमी की जुबान की कीमत किसी भी हस्ताक्षर से ज्यादा थी। मैं 43 साल तक हलवाई का काम करता रहा। मैं हर दिन सुबह 3 बजे उठ जाता था ताकि मोहल्ले के घरों में मिठाई की कमी न हो। मैंने आर्यन को अकेले ही पाला जब उसकी माँ उसे 5 साल का छोड़कर चली गई थी। मैंने कभी दोबारा शादी नहीं की। लोग कहते थे कि मैं जिद्दी हूं, पर मैं वफादार था। उसे कभी खाने, स्कूल, कपड़ों या सांत्वना की कमी नहीं हुई। जब वह बीमार पड़ता था, मैं उसकी चारपाई के पास बैठा सोता था। जब वह रोता था, मैं उसे सुकून देने के लिए मधुर संगीत सुनाता था। और जब वह बड़ा हुआ, मैंने अपनी दुकान बेच दी ताकि उसे अपनी पहली गाड़ी खरीदने और अपना व्यवसाय शुरू करने में मदद कर सकूं। मैंने उसे अपनी पूरी जिंदगी दे दी, दिन रात, बस सम्मान की उम्मीद में। लेकिन उस रात जब आर्यन के दोस्त मेरी कमाई के महंगे दारू पीकर हंस रहे थे, मुझे समझ आ गया कि अपने ही घर में मैं एक अजनबी हूं। जिस घर को मैंने अपने हाथों से बनाया, ईंटें ढोकर खड़ा किया, जहां मैंने अपने कुत्ते को दफनाया था, जहां मेरे माता पिता की तस्वीर लगी थी, वहां से मुझे निकाला जा रहा था। न औपचारिक शब्दों से, न विनम्र अनुरोधों से। मुझे ऐसे भगाया जा रहा था जैसे मेज से एक मक्खी को हटाया जाता है, बस मेरे होने के लिए, मेरे अस्तित्व के लिए, युवाओं के डिनर में अपनी उपस्थिति से परेशान करने के लिए। जैसा कि उसके एक दोस्त ने बाद में कहा, उन्होंने मुझे बूढ़ा, दखलंदाज कहा और किसी ने भी, बिल्कुल किसी ने भी मेरी जगह का बचाव नहीं किया। यहां तक कि उसकी पत्नी मानसी ने भी नहीं, जो कई बार मेरे कंधे पर रोई थी जब आर्यन गुस्सा होता था। उस रात मैंने कुछ नहीं कहा। मैं शांति से उठा, अपना प्लेट सिंक में रखा, जैसा कि मैं हमेशा करता आया हूं, और सोने चला गया। लेकिन मैं सोया नहीं। मैं चारपाई पर कोहनी टेक कर बैठा रहा, खाली दीवार को देखता रहा, नीचे उनकी हंसी सुनता रहा। और मैंने सोचा उस घर में लगाए गए हर पैसे के बारे में, हर रविवार के बारे में जो मैंने आराम नहीं किया, हर बार जब मैंने अपने लिए कुछ खरीदने से मना किया ताकि आर्यन को थोड़ा और मिल सके। मैंने उन बारों के बारे में सोचा जब उसने मुझे बचपन में हीरो कहा था, कैसे वह मुझे कसकर गले लगाता था। मैंने सोचा मैं किस पल बोझ बन गया। अगले दिन मैं सबसे पहले उठ गया, हमेशा की तरह, लेकिन मैं मिठाई लेने नहीं गया और न ही मैंने चाय बनाई। मैं सीधे उस कमरे में गया जहां मैं अपने कागजात रखता हूं। मैंने घर के दस्तावेज देखे। हाँ, वह अभी भी मेरे नाम पर था। मैंने कभी उसे हस्तांतरित नहीं किया था। आर्यन ने कई बार मुझसे जोर दिया था, टैक्स, बीमा और न जाने किन किन बहानों से, लेकिन मैंने हमेशा मना किया था। अविश्वास के कारण नहीं, बल्कि आदत के कारण, सावधानी के कारण, अपनी मेहनत का सम्मान करने के कारण। उस दिन उस सावधानी ने मुझे बचा लिया। मैं ताला बनाने वाले के पास गया। मैंने सारे ताले बदलने को कहा, सारे, गेट, दरवाजे, यहां तक कि बाथरूम का भी, अगर मैं कर पाता। मैं चुपचाप वापस आया, जैसे कोई उम्मीद दफनाने के बाद श्मशान से लौटता है। मैंने आर्यन और मानसी के किराना खरीदने जाने का इंतजार किया, जैसे वे हर शनिवार सुबह जाते थे। जैसे ही वे गए, मैंने सब बदल दिया। जब वे लौटे तो नया ताला देखकर उन्हें जरा भी अच्छा नहीं लगा। मानसी बगीचे से चिल्ला रही थी, पिताजी, आपने क्या किया? आप हमें बाहर छोड़ रहे हैं। और हां, मैं उन्हें बाहर छोड़ रहा था, अपने घर से बाहर, अपमान से बाहर, दिल से बाहर, क्योंकि वह बूढ़ा दखलंदाज अब चुप नहीं रहने वाला था। अंदर से, शांति से, मैंने उन्हें दरवाजे के नीचे से एक लिफाफा दिया। उसमें एक छोटा सा पत्र था, बस इतना लिखा था, सब कुछ के लिए धन्यवाद, अब यह घर फिर से घर बनेगा। अगर आपको अपनी चीजें चाहिए तो मुझे बताएं, मैं आपको 1 हफ्ता देता हूं, सम्मान सहित, कृष्णकांत। मैंने उन्हें दरवाजा नहीं खोला, कुछ नहीं समझाया। मुझे कोई चीख पुकार या जल्दबाजी में माफी नहीं चाहिए थी। मैं लड़ना नहीं चाहता था, मैं बस चाहता था कि वे मेरी चुप्पी का सम्मान करें, कि वे अपमान से कहे गए एक शब्द का वजन समझें। क्योंकि पिताजी, अगर हम डिनर करें तो आपको कोई परेशानी है कहने में, और चले जाओ, बूढ़े दखलंदाज कहने में फर्क है। एक अकेला शब्द सालों के प्यार को ध्वस्त कर सकता है। और यह अजीब है, जानते हो,
जब कोई युवा होता है तो उसे लगता है कि समय सब कुछ ठीक कर देता है, सब कुछ ढक देता है। लेकिन जब कोई मेरी उम्र का हो जाता है तो बदलने का इंतजार करने के लिए और समय नहीं होता। कभी कभी सही यही होता है कि दरवाजा बंद कर दिया जाए। अब बेटे, ध्यान से सुनो, क्योंकि यह कहानी सिर्फ मेरी नहीं है। यह तुम्हारी हो सकती है, तुम्हारे पिता की, तुम्हारे दादा की। अगर इसने तुम्हारे दिल को छुआ है तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करो जिसे यह सुनने की जरूरत है। तुम दुनिया के किस शहर से मुझे सुन रहे हो? रविवार सुबह बादल छाए हुए थे, उस भूरे आसमान के साथ जो किसी चीज का पूर्वाभास कराता है कि भीतर कुछ तो बदल जाएगा। मैंने अपनी चाय बनाई, रोज की तरह, बिना किसी जल्दबाजी के। मैं मेज पर चुपचाप बैठा बगीचे को देख रहा था। अब मुझे आर्यन के सीढ़ियों से जल्दी जल्दी उतरने की आहट नहीं सुनाई देती थी, न ही मीनाक्षी के रात के खाने के लिए अलमारी खोलकर कप ढूंढने की आवाज। घर में शांति थी, आखिरकार एक ऐसी शांति जो दर्द देती थी पर राहत भी देती थी, क्योंकि उस दिन कई सालों में पहली बार मुझे लगा कि यह घर फिर से मेरा है। कागजों की वजह से नहीं, दीवारों की वजह से नहीं, बल्कि उस शांति की वजह से जो मुझे वहां रहकर मिली, अपनी मौजूदगी को छिपाए बिना, अपने ही घर में खुद को बोझ महसूस किए बिना। सुबह के बीच में संदेश आया, पिताजी कृपया जवाब दें, क्या हम बात कर सकते हैं? मैंने जवाब नहीं दिया। मैंने बस उसे पढ़ा और फोन को मेज पर छोड़ दिया। कुछ भी समझाने को नहीं था। कोई बातचीत संभव नहीं थी जब सम्मान पहले ही खिड़की से उड़ चुका था। कभी कभी शब्द अनावश्यक होते हैं और मौन ही एकमात्र भाषा बचती है जब सब कुछ कहा जा चुका होता है। यह प्रतिशोध की बात नहीं है, यह गरिमा की बात है, क्योंकि इस जीवन में व्यक्ति बहुत सी बातों को माफ कर सकता है, लेकिन वह स्नेह की भीख नहीं मांग सकता। वह उस व्यक्ति के दिल में जगह के लिए प्रार्थना नहीं कर सकता जिसे उसे बिना शर्त पेशकश करनी चाहिए थी। अगले कुछ दिनों में मीनाक्षी 2 बार आई, दरवाजा खटखटाया, रोई, माफी मांगी। उसने कहा कि उसे नहीं पता था कि आर्यन मुझसे ऐसे बात करेंगे, कि वह सिर्फ एक शांत रात का खाना चाहती थी, कि यह सब एक गलत फहमी थी। लेकिन सच्चाई यह थी कि वह मेज पर बैठी थी जब यह सब हुआ। उसने कुछ नहीं कहा, अपनी नजर नहीं हटाई, मेरा बचाव नहीं किया। कभी कभी मौन भी धोखा देता है। मैंने उसे गुरुवार शाम को अपना सामान लेने आने को कहा। मैंने उससे कहा कि वह किसी को मदद के लिए ला सकती है, और उसने ऐसा ही किया। वे कुछ डिब्बों के साथ आए, अंदर आए, चुपचाप अपना सामान इकट्ठा किया और बिना गले मिले, बिना आंसू के, बिना विदाई के चले गए, जैसे वे कभी वहां रहे ही न हों। सबसे मुश्किल आर्यन के कमरे में जाना था। वह डेस्क अभी भी वहीं थी जहां उसने बचपन में पढ़ाई की थी। उसके स्कूल यूनिफॉर्म में पुरानी तस्वीरें, वे चित्र जो वह दीवार पर चिपकाता था जब वह एक वास्तुकार बनने का सपना देखता था। मैं काफी देर तक दरवाजे पर खड़ा रहा। मैंने गहरी सांस ली। मैं रोया नहीं, लेकिन मेरे अंदर कुछ हजारों टुकड़ों में टूट गया। बेटे के खोने से नहीं, बल्कि उस आदमी के खोने से जिसे मैं समझता था कि वह था। क्योंकि कोई उसे नहीं रोता जो चला जाता है, कोई उसे रोता है जो अभी भी पास होते हुए खो जाता है। यह सब होने के बाद मैंने कुछ ऐसा करने का फैसला किया जिसे मैं लंबे समय से टाल रहा था। मैं शहर के केंद्र में गया, तहसील कार्यालय। मैंने अपनी वसीयत बदल दी। जो पहले आर्यन को देना था, अब मैं उसे एक फाउंडेशन को दूंगा जो परित्यक्त बुजुर्गों की मदद करता है, मेरे जैसे बूढ़े लोग जिन्होंने एक दिन अपने बच्चों के लिए सब कुछ दिया और अकेले रह गए। मैंने अपने खाते, अपनी संपत्ति, अपने दस्तावेज भी जांचे। वह सब बंद कर दिया जो वह मेरे नाम पर इस्तेमाल कर सकता था। मैंने पहुंच रद्द कर दी, अपनी जिंदगी पर फिर से नियंत्रण कर लिया। यह गुस्से की वजह से नहीं था, यह सुरक्षा के लिए था, क्योंकि मैंने कड़वे अनुभवों से सीखा है कि प्यार को भी सीमाएं चाहिए होती हैं। एक पड़ोसी, श्रीमती कलावती, उस शुक्रवार को मेरे लिए समोसे लाईं। उन्होंने मुझे कोमलता से देखा और कहा, पूरे मोहल्ले को पता चल गया है श्रीमान रमेश, लेकिन मैं आपसे एक बात कहती हूं, आपने अच्छा किया, यह समय आ गया था। और वे सरल ईमानदार शब्द मुझे सूखी जमीन पर पानी की तरह लगे, क्योंकि सालों से मैंने मजाक के रूप में छिपे अपमानों, मुस्कुराहटों में लिपटी चोट पहुंचाने वाली टिप्पणियों और इस लगातार महसूस करने को सहन किया था कि मैं उन लोगों के जीवन में बाधा डाल रहा था जिनसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था। और नहीं, किसी को दर्द का आदी नहीं होना चाहिए, किसी को अकेले न रहने के लिए अस्वीकार्य को स्वीकार नहीं करना चाहिए। अगले कुछ दिनों में मैंने सफाई करने, व्यवस्थित करने, अपनी पत्नी की तस्वीर पर फूल चढ़ाने में खुद को समर्पित कर दिया। मैं कई बार सामने की बेंच पर बैठा पड़ोसियों को पहले की तरह नमस्ते करता रहा। कुछ मुझे दया से देखते थे,
कुछ सम्मान से, और मुझे बस महसूस हुआ कि मैंने कुछ ऐसा वापस पा लिया था जिसे मुझे नहीं पता था कि मैंने खो दिया था। दुनिया में मेरी जगह, क्योंकि यह घर नहीं है जिसकी कोई रक्षा करता है, बल्कि वह गरिमा है जो इसमें रहती है। एक दिन जब मैं पौधों को पानी दे रहा था, मैंने आर्यन को सड़क के दूसरी ओर खड़े देखा। वह पार नहीं आया, उसने बात नहीं की, उसने बस कुछ सेकंड के लिए मुझे देखा और उसकी निगाहों में मुझे पश्चाताप नहीं दिखा। मुझे घायल अभिमान दिखा, मुझे निराशा, शायद गुस्सा, लेकिन मुझे प्यार नहीं दिखा। और वहीं मुझे समझ आया कि कभी कभी एक पिता का दिल उस पर विश्वास करना चाहता है जो अब मौजूद नहीं है, क्योंकि यह सोचना आसान है कि आपका बेटा आपसे प्यार करता है, बजाय इसके कि यह स्वीकार करें कि अब उसे आपकी परवाह नहीं है। मुझे उसके बारे में लंबे समय तक कुछ नहीं पता चला, और मैंने खुद से वादा किया कि मैं उसे नहीं ढूंढूंगा, क्योंकि जो आपको चाहता है वह आपको ढूंढता है, जो आपका सम्मान करता है वह आपकी परवाह करता है, और जो आपसे प्यार करता है वह आपको अपने ही घर से बाहर नहीं निकालता दोस्तों के साथ रात के खाने का आयोजन करने के लिए। हफ्ते बीत गए, पूरे हफ्ते बिना किसी संदेश के, बिना किसी फोन कॉल के, बिना किसी शब्द के, पूर्ण मौन। और शुरुआत में दर्द हुआ। मैं आधी रात में जाग जाता था, आर्यन के देर से आने की धमाके की आवाज सुनने की उम्मीद में। जैसे वह किशोर था तब आता था। मैं खुद को 2 कप चाय परोसते हुए पाता था, जैसे मैं अब भी उसके मेरे साथ नाश्ता करने नीचे आने का इंतजार कर रहा था। लेकिन कोई नीचे नहीं आता था, सिर्फ मैं, सिर्फ चम्मच की आवाज कप में कि खुरपी कुर्सी की चरमराहट ही मेरा साथी थी। आदत का दर्द बिछड़ने से ज्यादा होता है, क्योंकि यह तुम्हें विश्वास दिलाता है कि तुम्हारे पास अब भी कुछ है जो जा चुका है। समय के साथ मैंने अपने दिन भरने के अन्य तरीके खोजे। मैं वापस मंदिर जाने लगा, जहां सालों पहले मैं सामुदायिक लंगर आयोजित करने में मदद करता था। सुबह सुबह मैं टहलने निकलने लगा। हलवाई मोची वही पुराने चेहरों को नमस्ते कहता जो कभी नहीं बदले थे। मैंने एक नई डायरी खरीदी और अपनी यादें लिखने लगा, न तो प्रकाशित करने के लिए और न ही किसी को दिखाने के लिए, बल्कि यह न भूलने के लिए कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और मैंने क्या क्या जिया है। क्योंकि जब आत्मा दर्द करती है तो अपनी कहानी खुद कहने की जरूरत होती है, ताकि दूसरे उसे तोड़ मरोड़ ना सकें। एक दोपहर जब मैं आंगन साफ कर रहा था, एक युवा पड़ोसी लावण्या अपने बेटे के साथ आई। ठाकुर साहब, क्या आपको बुरा लगेगा अगर मेरा बेटा थोड़ी देर यहां खेले जब तक मैं कुछ सामान लेने जाऊं? बेशक मुझे बुरा नहीं लगा। लगभग 6 साल का बच्चा पौधों के बीच दौड़ने लगा, घोंघे देखने लगा, बच्चों की उस मासूमियत से सब कुछ पूछने लगा। और उस पल, पता नहीं क्यों, मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ जो मैंने बहुत समय से महसूस नहीं किया था। खुशी, एक सरल साफ खुशी, जैसे जब मेरा बेटा ईशान छोटा था और हाथ में ड्राइंग लेकर दरवाजे पर मेरा इंतजार करता था, चिल्लाता था, देखो पापा, मैंने तुम्हारे लिए एक घर बनाया है। वह बच्चा उसके बाद कई बार आया और मैं उसका इंतजार करने लगा। मैं उसे कागज की नावें बनाना सिखाता था, उसे उन दिनों की कहानियां सुनाता था जब मैं हलवाई था, उसे अपनी पेंसिल से रंगने देता था। और लावण्या, जो शुरू में सिर्फ जरूरत से आती थी, ज्यादा देर रुकने लगी, मेरे लिए गर्म पकौड़े लाने लगी, मेरा हाल पूछने लगी। धीरे धीरे बिना योजना के घर फिर से आवाजों, कदमों और हंसी से भर गया। और वे मेरे बेटे की नहीं थीं, लेकिन वे सच्ची थीं। एक रात जब मैं अकेला खाना खा रहा था, मैंने सड़क से एक जानी पहचानी धुन सुनी। मैं बाहर झांका। सामने वाले घर में ढोल और हारमोनियम बजाने वालों का एक समूह था, और उनके बीच ईशान था, काले कुर्ते में, एक गिटार लटकाए हुए। मैंने अपनी आंखें मली। ईशान ढोल हारमोनियम बजाने वालों के साथ गा रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आया। उसने अपनी जिंदगी में कभी संगीत में दिलचस्पी नहीं दिखाई थी, लेकिन वह वहां था, और यह कोई अचानक का प्रदर्शन नहीं लग रहा था। वह सहज था, मुस्कुरा रहा था, ऐसे बजा रहा था जैसे सालों से कर रहा हो। अगले दिन मैंने एक पड़ोसी से पूछा, हाँ ठाकुर साहब, ईशान कुछ हफ्तों से उनके साथ बजा रहा है। वह पैसे के लिए ऐसा करता है? लगता है उसका धंधा अब उतना अच्छा नहीं चल रहा है। मैं चुप रहा, दया के कारण नहीं, बल्कि जिंदगी के व्यंग्य के कारण। कभी कभी इंसान खुद को इतना जरूरी समझता है जब तक कि जिंदगी उसे यह न सिखाए कि हम सब गिर सकते हैं। और मैंने सोचा, शायद अब जब वह अजनबियों के लिए गा रहा है तो वह समझेगा कि जिन्हें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उनसे नजरअंदाज किया जाना क्या होता है। मुझे उसकी स्थिति से खुशी नहीं हुई, मैं ऐसा नहीं हूं, लेकिन मुझे दुख भी नहीं हुआ। मुझे न्याय महसूस हुआ, क्योंकि हर कार्य के परिणाम होते हैं और हवा में छोड़े गए शब्द एक दिन लौटते हैं। कृतज्ञता से ज्यादा तेज कोई गूंज नहीं होती। और मैं अब उन दोषों को ढोने के लिए तैयार नहीं था जो मेरे नहीं थे।
मैं अपनी दिनचर्या में वापस आ गया। मैं डॉक्टर के पास गया। मैंने अपने खाने पर बेहतर नियंत्रण शुरू किया। मैंने एक पुराना शौक फिर से शुरू किया, बढ़ईगिरी। आंगन के पिछले हिस्से में मैंने एक नई बेंच बनाई। मैंने एक कुर्सी की मरम्मत की जिसे मालती ने सालों पहले तोड़ दिया था, और मैंने एक चिड़ियों का घर बनाने की भी हिम्मत की। और जब मैं रेत रहा था, जब मैं कील ठोक रहा था, तो मुझे लगा कि मैं अपने अंदर भी मरम्मत कर रहा हूं। क्योंकि जब तुम्हारे अंदर सब कुछ टूट गया हो तो अपने हाथों से कुछ बनाने से बेहतर कोई उपाय नहीं है। एक दोपहर ईशान आया, अंदर नहीं आया। वह गेट पर रुका, मुझे पापा कहकर बुलाया। मैंने उसे देखा। वह थका हुआ था, आंखें धंसी हुई थीं, कुर्ता सिकुड़ा हुआ था। मैंने उससे कहा, तुम्हें क्या चाहिए? उसने जवाब दिया, कुछ नहीं, बस तुमसे मिलना चाहता था। और उस पल मैं समझा कि वहां अब भी कुछ था, एक चिंगारी, लेकिन इतनी नहीं कि मैं उसके लिए फिर से दरवाज़ा खोलूं। मैंने उससे कहा, मैं भी तुम्हें देखता हूं। तुमने उन लोगों के लिए गाना बंद कर दिया है जो तुम्हारी सुनते हैं। उसने नजरें झुकाईं, जवाब नहीं दिया, चला गया। और उस रात पहली बार मुझे शांति से नींद आई। उस दिन के बाद जब वह गेट पर खड़ा हुआ और बिना कुछ कहे चला गया, मैंने कभी उसके बारे में फिर से जानने की कोशिश नहीं की। यह अभिमान के कारण नहीं था, क्योंकि इस उम्र में अभिमान बचाने से ज्यादा झड़ देता है, बल्कि यह एक निर्णय के कारण था जो मैंने कई रातों की नींद हराम करने के बाद लिया था। मुझे अपने आखिरी साल शांति से जीने थे, और शांति से जीने के लिए इंसान को यह स्वीकार करना पड़ता है कि कुछ लोग अब हमारी जिंदगी में फिट नहीं होते, भले ही वे हमारे खून के हों, भले ही वे हमारे बच्चे हों। मैंने धीरे धीरे घर को ठीक करना शुरू किया। मैंने पर्दे बदले, मैंने गेट को हरा रंग दिया, जैसा वह तब था जब ईशान की मां अभी जीवित थी। मैंने कुछ पुरानी तस्वीरें टांगी जो बक्सों में रखी हुई थीं। मैंने पीछे वाले कमरे में छिपी लकड़ी की संदूक भी खोली। उसके अंदर चिट्ठियां, रसीदें और एक ड्राइंग भी थी जो ईशान ने बचपन में बनाई थी, जिस पर उसकी अपनी लिखावट में एक वाक्य लिखा था, पापा, मैं तुम्हें सूरज से भी ज्यादा प्यार करता हूं। मैं उस कागज को हाथों में पकड़े काफी देर तक बैठा रहा, यह याद करने की कोशिश कर रहा था कि वह बच्चा कब अस्तित्व में आना बंद हो गया, या शायद वह कभी सचमुच अस्तित्व में था ही नहीं और सिर्फ जो मैं देखना चाहता था। कभी कभी इंसान अपने दिल में एक बच्चे को गढ़ लेता है और फिर यह मानने से इनकार कर देता है कि उसके सामने जो व्यक्ति बड़ा हुआ है वह वास्तव में कौन है। लेकिन अगर जिंदगी ने मुझे कुछ सिखाया है तो वह यह है कि जो कुछ भी आप चुपचाप सहते हैं वह एक दिन छलक उठता है, और जब ऐसा होता है तो आप यह दिखावा नहीं कर सकते कि दर्द नहीं हो रहा, क्योंकि एक समय आता है जब जो आपका अपमान करता है उसके लिए दरवाज़ा खोलना अपने लिए दरवाज़ा बंद करने जैसा होता है। तो मैंने अपने लिए कुछ करने का फैसला किया, किसी और के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए। मैं उस छोटी सी जगह पर गया जहां बुजुर्ग अक्सर ताश खेलने, पुरानी कहानियां सुनाने, अपनी ही परेशानियों पर हंसने के लिए इकट्ठा होते हैं। और वहां बिना कुछ खास खोजे मैंने खुद को फिर से खोजना शुरू किया। इवान के पिता के रूप में नहीं, घर चलाने वाले बूढ़े के रूप में नहीं, हमेशा झुकने वाले आदमी के रूप में नहीं, बल्कि सिर्फ इजेकियल के रूप में। एक ऐसा आदमी जिसने जिया है, जिसने दुख झेला है, जिसने प्यार किया है, और जो बस अपनी बाकी जिंदगी गरिमा के साथ जीना चाहता है। मैंने उन बचत को इकट्ठा करना शुरू किया जो मैं सालों से जमा कर रहा था, सिक्के दर सिक्के, पैसे जो मैंने आपात स्थितियों के लिए बचाए थे। और खैर, अगर यह जो मैं जी रहा था वह आत्मा की आपात स्थिति नहीं थी तो मुझे नहीं पता कि क्या होगा। मैंने एक नया बड़ा झूला खरीदा जिसमें कई रंग थे जो मुझे सांचपुर चोलुला में मेरे बचपन की याद दिलाते थे। मैंने बढ़ई के औजार और एक बैटरी वाला रेडियो भी खरीदा। धीरे धीरे घर फिर से मुंह जैसा दिखने लगा, कम ठंडा, उन उपस्थितियों से कम भरा हुआ जो अब दर्द नहीं देती थीं, लेकिन जो पहले मुझे बहुत दर्द देती थीं। पड़ोसी लूसिया अपने बेटे को अक्सर लाने लगी और धीरे धीरे बच्चा मुझे दादाजी कहने लगा, खेलते हुए नहीं, शिष्टाचारवश नहीं, बल्कि सच्चे प्यार से। कभी कभी वह मुझे पीछे से गले लगा लेता और कहता, दादाजी दादाजी, आज मैंने आपके लिए कुछ बनाया है। और इस तरह की कोमलता की उम्मीद नहीं होती, लेकिन जब यह आती है तो यह आपको अंदर तक ठीक कर देती है। एक दोपहर उसने मुझसे ब्रेड बनाना सिखाने के लिए कहा और हम दोनों रसोई में थे, भौहों तक आटे से सने हुए, दो बच्चों की तरह हंस रहे थे, जबकि ओवन उसकी पहली बनाई हुई ब्रेड को पका रहा था। जब वह ओवन से बाहर निकली और उसने उसे चखा तो उसने अपना चेहरा सिकोड़ा और कहा, यह थोड़ी सख्त है लेकिन इसमें प्यार का स्वाद है। और मैं हंसा, मैं खूब हंसा, जैसा कि मैंने बहुत बहुत लंबे समय से नहीं किया था। लेकिन यह एक साधारण मंगलवार था कि कुछ अप्रत्याशित फिर से मेरे दरवाजे पर दस्तक दिया। 3 सूखी खटखटाहट। मैंने खिड़की से झांका। यह इवान था, कंधे पर बैग, थका हुआ चेहरा, झुकी हुई नजर।
वह न तो गुस्से में लग रहा था और न ही हारा हुआ, वह खाली लग रहा था। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला। हम बहुत देर तक चुप रहे, जब तक उसने कहा, मैं बस ये तुम्हें वापस करने आया था। उसने मुझे एक पीला लिफाफा सौंपा। अंदर घर की चाबियों की प्रतियां थीं, वही जिनके लिए उसने कभी मुझसे माफ़ी नहीं मांगी थी कि उसने उन पर कब्जा करने की कोशिश की थी। मैंने उससे नहीं पूछा कि वह कहाँ था या क्यों वापस आया था। मैंने बस कहा, धन्यवाद। उसने सिर हिलाया, जाने के लिए मुड़ा, लेकिन फाटक पार करने से पहले रुक गया। उसने गहरी सांस ली और फुसफुसाया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप ताले बदल देंगे। और मैंने जवाब दिया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे दखल देने वाला कहोगे। उसने आंखों में पानी ली मुझे देखा। उसने कुछ नहीं कहा और बिना माफ़ी के, बिना झूठ के, बिना कुछ भी कहे चला गया। और मैं वहीं खड़ा रहा, हाथ में लिफाफा ली दरवाजे के सामने खड़ा रहा। मैं रोया नहीं, लेकिन मुझे छाती में एक भारीपन महसूस हुआ। उसके लिए नहीं, बल्कि उन सभी चीज़ों के लिए जो हो सकती थी और नहीं हुई। क्योंकि एक पिता और बेटे के बीच जो मरता है वह प्यार नहीं, बल्कि उम्मीद होती है। अब घर हल्का है, मेरा अपना है। और अगर कोई मुझसे पूछता है कि क्या मुझे उसकी याद आती है, तो मैं कहूँगा कि हाँ, लेकिन उसकी नहीं। मुझे उस बेटे की याद आती है जिसके बारे में मैंने सोचा था कि वह मेरे पास था, जो ढीले कागज़ों पर दिल बनाता था, जो कहता था कि मैं उसका नायक हूँ। लेकिन वह बेटा शायद सिर्फ मेरी यादों में मौजूद था। मुझे नहीं पता कि एक पिता के अंदर ठीक किस पल कुछ टूट जाता है। कभी कभी हमें लगता है कि यह एक जोरदार लड़ाई में होता है, एक चिल्लाहट में जो चोट पहुंचाती है, एक स्पष्ट विश्वासघात में, लेकिन नहीं। अधिकांश समय यह खामोशी में टूटता है, छोटी छोटी अनुपस्थितियों के संचय में, उन शब्दों में जो नहीं कहे गए, ठंडे हावभावों में जिन्हें इंसान इस उम्मीद में निगलता रहा कि वह बदल जाएगा। मुझे देर से एहसास हुआ, लेकिन मुझे एहसास हुआ, क्योंकि आप घर का दरवाज़ा बंद कर सकते हैं, लेकिन सबसे मुश्किल दिल का दरवाज़ा बंद करना है। और सप्ताह बीत गए। इवान वापस नहीं आया, ना एक कॉल, ना एक पत्र, ना ही एक संदेश ये पूछने के लिए कि मैं कैसा था। कुछ भी नहीं। और अजीब बात यह है कि हालांकि शुरुआत में दर्द होता था, समय के साथ वह खामोशी भी एक राहत थी, क्योंकि अब कोई टूटे हुए वादे नहीं थे। अब स्नेह के हावभाव का इंतजार नहीं करना था जो कभी नहीं आते थे। मैंने जिंदगी को एक अलग नजरिए से देखना शुरू किया, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में नहीं जिसे छोड़ दिया गया था, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने खुद के साथ रहने का फैसला किया था। लूसिया अपने बेटे को लाना जारी रखा। कभी कभी वे रात का खाना खाने के लिए रुक जाते थे। मैं चावल, चिकन, दाल बनाता था, जो भी होता था। उसे मेरे व्यंजन बहुत पसंद थे। वह कहती थी कि वे उसे अपनी दादी की याद दिलाते थे, और वह बच्चा, उस बच्चे ने मुझे कई तरह से बचाया जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता। उसने मुझे सिखाया कि मुझ में अभी भी प्यार था, देने के लिए, भले ही मेरा अपना बेटा अब मुझे न चाहता हो। उसने सिखाया कि सच्चा प्यार खून का नहीं, बल्कि सम्मान और देखभाल का मोहताज होता है। क्योंकि एक इंसान का बेटा हो सकता है पर परिवार नहीं, लेकिन परिवार उसे वहां भी मिल सकता है जहां वह उम्मीद भी नहीं करता। एक शाम मैं अपनी आराम कुर्सी पर बैठा था, गोदी में डायरी थी, और मैंने एक खत लिखना शुरू किया। इवान के लिए नहीं, खुद के लिए। मैं वह सब लिखना चाहता था जो मैंने नहीं कहा, जो मैंने चुप रखा, जो मुझे दुख दिया। मैंने उस पहले दिन से लिखना शुरू किया जब मैंने उसे उसके कांपते हाथों और बंद आंखों के साथ देखा था। उस आखिरी दिन तक जब मैंने उसे चाबियां लेकर गेट से जाते देखा। मैंने हर बलिदान लिखा, हर बुखार वाली रात जब मैं उसके बगल में बैठा रहा, हर रविवार जब मैंने उसे उसका पसंदीदा खाना बनाया, हर बार जब मैंने अपनी कोई चीज़ बेची ताकि उसे उसकी मनपसंद चीज़ दिला सकूं। और मैंने हर अपमान भी लिखा जो मजाक के रूप में छिपा था, हर बेपरवाही वाला इशारा, हर बार जब उसने मुझे यह महसूस कराया कि मैं एक बोझ हूं। जब मैं लिख चुका तो मैंने डायरी बंद कर दी, उसे एक फीते से बांध दिया और अलमारी में रख दिया, अपनी जवानी की तस्वीरों के बगल में। यह नफरत का काम नहीं था, यह विदाई का काम था, क्योंकि मैं अब वह आदमी नहीं रहना चाहता था जो किसी ऐसे इंसान से कुछ उम्मीद करता था जिसके पास मुझे देने के लिए कुछ भी नहीं था। कुछ दिनों बाद मैं रामभरोसे जी से मिला, बेकरी के एक पुराने दोस्त जिनसे मैं सालों से नहीं मिला था। उन्होंने बताया कि उन्हें पड़ोसियों से पता चला था कि क्या हुआ था, और वह बिना किसी झगड़े के चीज़ों को सही जगह पर रखने के मेरे तरीके की प्रशंसा करते थे। हम चौक पर बैठे, नुक्कड़ के ठेले से चाय पी, और उन्होंने मुझे कुछ ऐसा कहा जो मुझे हमेशा याद रहा। कोई भी किसी को प्यार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, लेकिन वह यह तय कर सकता है कि वह किसे अपना दिल खोलता रहेगा। और वह सही थे। उस दिन से मैंने अलग चलना शुरू किया, अधिक सीधा, अधिक दृढ़ता से। गर्व के लिए नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान के लिए।
क्योंकि जीवन ने मुझे कई बार झुकाया था, लेकिन अब मैं तय करता था कि कब और किसके सामने झुकना है। एक शनिवार की दोपहर जब मैं अपने घर के सामने झाड़ू लगा रहा था, मैंने इवान की पत्नी मारिया को आते देखा। वह अकेली थी, बाल बंधे हुए थे और थकी हुई लग रही थी। मैंने उसे दूर से ही उसके चलने के तरीके से पहचान लिया, तेज कदमों से, जैसे उसे हमेशा जल्दी रहती थी। वह फुटपाथ पर रुक गई। अंदर आने की हिम्मत नहीं हुई। उसने हाथ हिलाकर मुझे नमस्ते कहा, जैसे हम किसी और समय में हों। मैं धीरे से पास गया। नमस्ते अंकल जी, उसने अपनी नज़रें नीचे करते हुए कहा। मैं बस आपसे थोड़ी देर बात करना चाहती थी, अगर आप कर सकें। मैंने तुरंत जवाब नहीं दिया। मैं उसे देखता रहा। वह पतली लग रही थी, अधिक बुझी हुई। तुम्हारा बेटा ठीक है? मैंने बिना किसी भावना के पूछा, सिर्फ शिष्टाचार के लिए। उसने सिर हिलाया। ठीक ठाक। वह एक दोस्त के घर रह रहा है। उसका धंधा डूब गया। उसे कोई स्थायी काम नहीं मिल रहा है। और खैर, वह कहता नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि वह आपको याद करता है। मैंने कुछ नहीं कहा। वह जारी रही। मुझे पता है कि उसने जो किया वह भयानक था। मैं उसे सही ठहराने के लिए यहां नहीं हूं। मुझे बस लगा कि मुझे आना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि वह ऐसा नहीं करेगा। और तुम क्यों? मैंने शांति से पूछा। वह एक पल के लिए चुप रही। फिर उसने कहा, क्योंकि इन सब के बावजूद आप हमेशा हमारे साथ अच्छे थे, और मुझे आपको इतना अकेला देखकर दुख होता है। यह ठीक नहीं है। मैं धीरे से हंसा, उपहास में नहीं बल्कि इस्तीफे में। अकेला तुम कहती हो? मैंने घर की ओर इशारा किया, जहां अन्नू का बच्चा कागज के हवाई जहाज के साथ दौड़ रहा था। मैं उतना अकेला नहीं हूं जितना तुम लोग सोचते हो। उसने बच्चे की ओर देखा और उसकी आंखें नम हो गईं। क्या मैं आपको कुछ बता सकती हूं? अंकल जी, मैंने सिर हिलाया। वह बदल गया है, उसे एहसास हुआ है, लेकिन उसे शर्म आती है। उसे लगता है कि उसे वापस आने का कोई अधिकार नहीं है। और शायद वह सही है। मैंने बिना झिझके जवाब दिया, क्योंकि कुछ गलतियां शर्म से नहीं मिटती, बल्कि रवैये से, कर्मों से मिटती हैं। और कभी कभी जब कोई देर से प्रतिक्रिया करता है, तो माफी मांगने के लिए कोई नहीं होता। उसने सिर झुकाया, मुझे धन्यवाद दिया और चली गई। उस रात मुझे आसानी से नींद नहीं आई, न उसके लिए न उसके लिए, बल्कि अपने लिए। क्योंकि कभी कभी किसी को एहसास नहीं होता कि वह अभी भी कितनी उम्मीद पाले हुए है, जब तक कि वह जोर से यह कहते हुए नहीं सुनता कि वह उम्मीद अब वहां नहीं रहती। और ऐसा कहना दुख देता है। दुख देता है क्योंकि यह किसी ऐसे व्यक्ति को दफनाने जैसा है जो अभी भी जीवित है। यह स्वीकार करने जैसा है कि जिसे आपने इतना प्यार किया वह अब मौजूद नहीं है। अगली सुबह मैं बाजार गया। ताज़े फल खरीदे, कुछ सब्जियां और 2 लाल गुलाब। एक मैंने अपनी पत्नी की वेदी पर छोड़ दिया। दूसरा मैंने अनु के दरवाजे पर एक नोट के साथ छोड़ दिया, जिसमें लिखा था, इस दुनिया में अभी भी कोमलता है, यह याद दिलाने के लिए धन्यवाद। उसी दिन बच्चे ने एक नई ड्राइंग दिखाई। वह था मैं और हमारे बीच एक बड़ा पांव। ऊपर लिखा था, मेरा दादा प्यार का हलवाई है। और उस पल मुझे सब समझ आ गया। बच्चे की वह ड्राइंग मेरी दीवार पर टंगी हुई थी, ठीक उस छोटी सी शेल्फ के ऊपर जहां मेरी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। मेरी शादी की, एक जहां इवान सिर्फ 3 साल का था, एक छोटी सी टोपी पहने हुए, और एक जहां मैं अपने माता पिता के साथ सफेद और काले रंग में पूरी आंखों के साथ हूं। आशा की किरण। उस बच्चे की बनाई तस्वीर कोई उत्कृष्ट कलाकृति नहीं थी, लेकिन यह पहला ऐसा चित्र था जहां कई सालों बाद मैंने खुद को सचमुच देखा, समझा और प्यार किया हुआ महसूस किया। इसलिए नहीं कि मैंने क्या दिया या मैं क्या प्रतिनिधित्व करता हूं, बल्कि इसलिए कि मैं कौन हूं। तब से मेरे दिनों की एक अलग लय हो गई। मैं सुबह जल्दी उठता, नाश्ता बनाने की इच्छा से, न केवल अपने लिए बल्कि अगर आरती या उसका बेटा नमस्ते करने आए। मैंने छोटे से सामने वाले बगीचे में फूल लगाए, लकड़ी की बाड़ की मरम्मत की और सीढ़ियों को हल्के नीले रंग से रंगा, जैसा मेरे बचपन के आंगन में होता था। घर अलग महसूस होता था। अब दर्द छिपाने की जगह नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह जहां धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो गया था। एक सामान्य सुबह पौधों को पानी देते हुए मैंने फुटपाथ पर कदमों की आहट सुनी। वह गली के एक पड़ोसी श्री वर्मा थे, जिनसे मैंने शायद ही कभी नमस्ते से ज्यादा बात की थी। उन्होंने कुछ देर बैठने की अनुमति मांगी और कहा, मुझे पता चला कि आपके बेटे के साथ क्या हुआ। यह आसान नहीं है सचमुच। मैंने बिना कुछ कहे सिर हिलाया और उन्होंने जारी रखा, मेरा बेटा 6 साल पहले चला गया था। उसने कहा कि वह मेरी देखभाल करके थक गया है, कि मैं एक बोझ हूं। तब से मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन आपको देखकर राजेश मुझे हिम्मत मिलती है, क्योंकि इंसान सोचता है कि वह अकेला है, लेकिन ऐसा नहीं है। उस बातचीत ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया, कितने माता पिता चुपचाप इसी से गुजर रहे होंगे।
कितने अपने ही घरों में अपमानित हो रहे होंगे, उन लोगों द्वारा अनदेखा किए जा रहे होंगे जिनसे उन्होंने सबसे ज्यादा प्यार किया, पुराने फर्नीचर की तरह निकाल दिए गए होंगे। और सबसे बुरा, कितने उस दुर्व्यवहार को यह सोचकर सही ठहराते रहेंगे कि यह प्यार का हिस्सा है। क्योंकि हाँ, कई सालों तक मैंने भी ऐसा किया। मैं खुद से कहता था कि आकाश थका हुआ है, तनावग्रस्त है, कि उसे पता नहीं होता कि वह क्या कह रहा है, कि सभी बच्चे मुश्किल दौर से गुजरते हैं, लेकिन एक दौर पूरी जिंदगी नहीं चल सकता, और सम्मान कोई दौर नहीं है, यह एक मूल्य है। धीरे धीरे मैंने पड़ोस में अपनी जगह फिर से खोजना शुरू कर दिया। मैंने मंदिर में सामुदायिक रसोई के आयोजन में मदद करने की पेशकश की। गुरुवार दोपहर को मैं दूसरे बुजुर्गों के साथ चौक में बैठकर पढ़ता था, कहानियां साझा करता था, अपनी ही मूर्खताओं पर हंसता था। इसमें कुछ चिकित्सीय था, जैसे हम सभी एक दूसरे को याद दिला रहे हों कि हम अभी भी जीवित हैं, कि हम अभी भी सेवा कर सकते हैं, प्यार कर सकते हैं, साथ दे सकते हैं, सुने जा सकते हैं, क्योंकि मरने का सबसे बुरा तरीका अदृश्य महसूस करना है। एक शुक्रवार की रात पुराने रेडियो पर संगीत सुनते हुए किसी ने दरवाजा खटखटाया। 3 तेज खटखटाहट। मैं कुछ भारीपन के साथ उठा। यह कल्पना भी नहीं कर पा रहा था कि कौन हो सकता है। खोलने पर मैंने आकाश को देखा, अकेला, बिना बैग के, बिना किसी भाव के, आंखों में सूजन, बाल बिखरे हुए, आवाज टूटी हुई। पिताजी, उसने मुश्किल से कहा, मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया हूं, बस आपको यह देना चाहता हूं। उसने मुझे एक हाथ से लिखा पत्र बढ़ाया। मैंने उस समय उसे नहीं खोला। मैंने उसकी आंखों में देखा। उनमें कुछ अलग था, लेकिन एक खाई भी थी, जैसे वह खुद के भीतर खो गया हो और वापस आना नहीं जानता हो। मैंने उसे अंदर आने को नहीं कहा, मैंने उसे गले नहीं लगाया, मैंने उसे अस्वीकार नहीं किया, बस सिर हिलाया। उसने नजरें नीचे की, मुड़ा और चला गया। वह खाली सड़क पर धीरे धीरे चलते हुए दूर चला गया। मैंने धीरे से दरवाजा बंद किया, अपनी पीठ लकड़ी पर टिकाई और हाथों में पत्र लेकर बैठ गया। मैंने उसे उसी रात पढ़ा। वह छोटा था, लिखा था, पिताजी, मुझे पता है कि मैंने सब बिगाड़ दिया। मुझे पता है कि मैं उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। मैं जो कहा और जो किया उसे बदल नहीं सकता, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जानें कि मैं यह जानता हूं। मुझे दर्द होता है, आपका विश्वास, आपका प्यार, आपका घर खोने का दर्द। कभी कभी मुझे लगता है कि मैंने अपनी आत्मा भी खो दी है। मैं उम्मीद नहीं करता कि आप मुझे माफ करेंगे, बस चाहता था कि आप यह जानें। सब कुछ के लिए माफ करना, आकाश। मैंने पढ़ना समाप्त किया, पत्र को मोड़ा, उसे उस दराज में रखा जहां वह चाबियों की कॉपी भी थी जो उसने मुझे महीनों पहले वापस कर दी थी। मैं रोया नहीं, लेकिन मुझे राहत भी महसूस नहीं हुई, क्योंकि कभी कभी क्षमा शांति की हवा की तरह नहीं आती, बल्कि एक खुले दरवाजे की तरह आती है जिसे कोई अभी तक पार करने की हिम्मत नहीं करता। अगले दिन शांति से गुजरे। मैंने पत्र का जवाब नहीं दिया, मैंने उसे नहीं ढूंढा, मैंने उसका जिक्र नहीं किया, क्योंकि मेरे अंदर कुछ ऐसा था जिसे अभी भी समय चाहिए था, यह समझने के लिए कि मोचन का यह प्रयास दर्द से आया था या प्यार से, क्योंकि वे अलग अलग चीजें हैं। और मैं अब केवल पश्चाताप के कार्यों को प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं था। एक रविवार घर पर रोटी बनाते समय आरती अपने बेटे के साथ आई। बच्चा लाल कागज में लपेटा हुआ एक छोटा सा डिब्बा लाया था। उसने मुस्कुराते हुए मुझे दिया और कहा, यह आपके लिए है दादाजी। मैंने उसे खोला। यह लकड़ी की एक छोटी सी आकृति थी, एक बच्चे की छोटी चाकू से तराशा हुआ एक छोटा सा ब्रेड रोल। पीछे एक शिलालेख था, आप जो रोटी बनाते हैं वह पेट से ज्यादा आत्मा को भरती है। मैं निशब्द रह गया। यह एक साधारण उपहार था, लेकिन मेरे लिए यह किसी भी विरासत से ज्यादा कीमती था, क्योंकि इसने मुझे याद दिलाया कि मेरा मूल्य इस बात पर निर्भर नहीं करता कि मैंने क्या खोया, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि मैं अभी भी क्या देने में सक्षम हूं। उस रात मैं गहरी नींद सोया। लंबे समय बाद पहली बार मुझे लगा कि जो कुछ भी हुआ था वह मुझे इस बिंदु तक ले आया था, जहां दर्द अब हावी नहीं था, जहां चुप्पी अब बोझ नहीं थी, जहां प्यार की उम्मीदें अभी भी बाकी थीं। अगली सुबह मैं अपनी बालकनी में कॉफी का कप लिए बैठा था और सूरज को उगते देख रहा था। मैंने ईवान के बारे में सोचा, जो हुआ, जो नहीं हुआ और जो कभी नहीं होगा। और मेरे अंदर पहली बार कोई गुस्सा नहीं था, बस स्वीकृति थी, क्योंकि कोई गहरे से प्यार कर सकता है और फिर भी खुद को बचाने का फैसला ले सकता है। मुझे नहीं पता कि वह कभी वापस आएगा, मुझे नहीं पता कि वह कभी सच में समझेगा, लेकिन मैं ये जानता हूं कि मैं अब उसका इंतजार नहीं कर रहा हूं, और मेरे लिए यही आज़ादी है। आज़ादी जब आती है तो शोर नहीं करती, ये मुख्य दरवाजे से नहीं आती, और न ही फिल्मों की तरह अचानक प्रकट होती है। ये चुपचाप सरकती है, यह छोटी छोटी हरकतों में बस जाती है, जिस तरह कोई बिना किसी जल्दबाजी के अपनी कॉफ़ी पीता है।
जिस तरह कोई गहरी सांस लेता है बिना यह सोचे कि आगे क्या आएगा। और यही मुझे महसूस होने लगा, इसलिए नहीं कि घाव पूरी तरह भर गया था, बल्कि इसलिए कि उसमें से अब खून नहीं बह रहा था, क्योंकि मैंने खुद से पूछना बंद कर दिया था कि मैंने क्या गलत किया। और मैंने खुद को अधिक कोमलता, अधिक सच्चाई से देखना शुरू किया। मैं अब न तो दुखी पिता था और न ही निराश व्यक्ति। मैं था इज़कियल, एक बूढ़ा आदमी जो अभी भी आसमान को देखकर जीवित रहने के लिए आभारी होना जानता था। दिन शांत थे। मैं हमेशा की तरह सुबह जल्दी उठता था और घर के सामने झाड़ू लगाने बाहर निकलता था। पड़ोसियों को नमस्ते कहता था, अपने पौधों की देखभाल करता था, और जब लूसी और उसका बेटा मुझसे मिलने आते थे तो दिन का रंग ही बदल जाता था। बच्चा मेरी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। वह मुझे उस ताकत से गले लगाता था जो केवल उन बच्चों में होती है जो सुरक्षित महसूस करते हैं। वह मुझसे सब कुछ के बारे में सवाल पूछता था, रोटी के बारे में, आसमान के बारे में, आवारा कुत्तों के बारे में, और मैं ऐसे जवाब देता था जैसे मैं उसके साथ दुनिया को फिर से खोज रहा हूं। कुछ पल ऐसे होते थे जब मैं अतीत को भूल जाता था, या यूं कहें भूलता नहीं था, लेकिन अब मुझे पहले जैसा दर्द नहीं होता था। एक बाजार के दिन मैं श्रीमती बीट्रिज से मिला, एक महिला जो मेरी दिवंगत पत्नी की दोस्त थी। हमने बातचीत की और उसने मुझे एक छोटे से बुजुर्गों के समूह में आमंत्रित किया जो मंगलवार दोपहर को सांस्कृतिक केंद्र में मिलते थे। मैं उत्सुकता से गया और वहां मुझे जो मिला उसने मुझे चौंका दिया। मेरे जैसे लोग कठिन कहानियों के साथ नुकसान झेल चुके, लेकिन हंसने, सीखने, साझा करने की इच्छा के साथ। कुछ चित्रकारी करते थे, कुछ गाते थे, कुछ बस सुनते थे। मुझे अच्छा लगा, मुझे साथ मिला, मुझे उपयोगी महसूस हुआ। मैंने हर हफ्ते जाना शुरू कर दिया। मैं साझा करने के लिए घर की बनी रोटी ले जाता था और बदले में मुझे कहानियां और गाने गले मिलते थे। मैंने कई सालों बाद फिर से गिटार बजाया। मेरी उंगलियां बेजान थीं, लेकिन जब पहले सुर बजते थे तो मेरी आत्मा ढीली पड़ जाती थी। जीवन अचानक केवल यादें नहीं था, ये वर्तमान था, ये संभावना थी, लेकिन शांति हमेशा नहीं रहती। एक शाम सांस्कृतिक केंद्र से लौटते समय मुझे दरवाजे के नीचे एक नोट मिला। यह इवान का था। इसमें लिखा था, पापा, मैं बस यह जानना चाहता हूं कि आप ठीक हैं। मुझे पता है कि मुझे कोई हक नहीं है, लेकिन मैं हर दिन आपके बारे में सोचता हूं। इसे पढ़कर मुझे क्या महसूस हुआ यह समझ नहीं आया। यह गुस्सा नहीं था, यह उदासी नहीं थी, यह कुछ और मुश्किल था समझाना। यह ऐसा था जैसे घाव फिर से खुल गया हो, लेकिन अब खून बहने के लिए नहीं, बल्कि हवा लेने के लिए। मैं नोट हाथ में लेकर रॉकिंग चेयर में बैठ गया और वहीं चुपचाप बैठा रहा। भावनाओं को वह करने दिया जो उन्हें करना था। उस रात मैं सोया नहीं, उदासी के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि मेरे अंदर कुछ हिल रहा था। मुझे नहीं पता था कि यह करुणा थी या फिर से नई निराशा। मैंने उसे जवाब देने के बारे में सोचा, मैंने उसे नज़रअंदाज करने के बारे में सोचा, मैंने वह सब सोचा जो मैंने इतनी बार सोचा था, लेकिन अंत में मैंने कुछ नहीं किया, बस सांस ली। क्योंकि कभी कभी ठीक होने का सच्चा कार्य बोलना नहीं, बल्कि मौन को अपने लिए बोलने देना होता है। कुछ दिनों तक कोई खबर नहीं आई। दिनचर्या अपनी शांत गति पर लौट आई। बच्चे ने मुझे एक और चित्र लाया, इस बार एक घर का जिसमें एक बड़ा बगीचा था और वाक्य, यहां भलाई रहती है। मैंने उसे दूसरे के बगल में टांग दिया। वे मेरे नए ट्रॉफी थे, जीत के नहीं बल्कि लचीलेपन के। एक शाम जब मैं पौधों को पानी दे रहा था, लूसी ने मुझसे पूछा कि क्या वह मुझसे अकेले में बात कर सकती है। वह असहज लग रही थी। वह आंगन की पत्थर की बेंच पर बैठ गई और बोली, डोना इज़कियल, मैं हस्तक्षेप नहीं करना चाहती, लेकिन इवान ने मुझसे संपर्क किया। उसने कुछ दिन पहले मुझे फ़ोन किया था। उसने मुझसे आपके बारे में बात करने के लिए कहा। उसने मुझसे यह बताने के लिए कहा कि आप कैसे हैं, क्या करते हैं, अगर आप अभी भी उसे अस्वीकार करते हैं। और तुमने उसे क्या कहा? मैंने बिना स्वर बदले पूछा। सच, उसने जवाब दिया। मैंने उससे कहा कि मैं आपको अधिक शांत, अधिक पूर्ण देखती हूं, कि आपने फिर से मुस्कुराना शुरू कर दिया है। लेकिन मैंने उससे यह भी कहा कि आप अब वही नहीं हैं, कि आप उससे अब कुछ भी उम्मीद नहीं करते। मैंने सिर हिलाया। कहने के लिए कुछ और नहीं था। उसने मेरी आंखों में देखा और बोली, इवान नहीं जानता कि उसने जो तोड़ा है उसे कैसे ठीक करे। और सच, मुझे भी नहीं पता, उसे ठीक करने की जरूरत नहीं है, मैंने जवाब दिया। क्योंकि कुछ चीजें जब टूट जाती हैं तो ठीक नहीं होती, वे बदल जाती हैं, और किसी को यह तय करना होता है कि वह टूटे हुए टुकड़ों के साथ रहता है या कुछ नया शुरू करता है। लूसी चुप रही। फिर उसने मुझे गले लगा लिया, और उस हाव भाव में मैं समझ गया कि मुझे सुना गया था। इवान द्वारा नहीं, बल्कि उसके द्वारा, और इससे भी मुझे राहत मिली। कुछ दिनों बाद शाम होते ही घंटी बजी। मैंने खोला और मुझे
मुझे एक गत्ते का डिब्बा मिला। कोई नजर नहीं आ रहा था। डिब्बे के अंदर एक फोटो एल्बम था। यह मेरा पुराना एल्बम था जिसे मैं खोया हुआ समझता था। यह इवान की बचपन की तस्वीरों से भरा था, मेरी उसे गोद में लिए हुए, हमारे पुराने निर्माणाधीन घर की, उसके पहले जन्मदिन की, उसकी ग्रेजुएशन की। कवर पर एक कागज पर लिखा था, सब कुछ होने के लिए धन्यवाद। भले ही मैं इसकी कदर नहीं कर पाया। मैं एल्बम को बैठक में ले आया, उसे मेज पर रखा और खोला। मैंने हर तस्वीर को ऐसे देखा जैसे पहली बार देख रहा हूं। मुस्कुराया, थोड़ा रोया। यादें ताज़ा हुईं, लेकिन दर्द के साथ नहीं, बल्कि सम्मान के साथ, कृतज्ञता के साथ कि मैंने उसे जिया, भले ही वह वैसा ना रहा हो जैसा मैं चाहता था। उसी दिन मैंने कुछ करने का फैसला किया। मैं अलमारी में गया, वह डायरी निकाली जहां मैंने अपनी आंतरिक चिट्ठी लिखी थी, वह जो मैंने कभी नहीं दी, और उसे आंगन में जला दिया। क्रोध के कार्य के रूप में नहीं, बल्कि एक समापन के रूप में। आग ने उसे धीरे धीरे जलाया और हर जलते हुए पन्ने के साथ मुझे लगा कि मेरे अंदर कुछ आजाद हो रहा है। कोई माफी नहीं थी, कोई मेल मिलाप नहीं था, लेकिन शांति थी, और शांति ही पर्याप्त थी। रात धीरे धीरे ढल गई। मैं बरामदे की बेंच पर जोया के बेटे के साथ बैठा था, जो लट्टू खेल रहा था। मैंने उसके बालों पर हाथ फेरा और उसने मुझसे कहा, दादाजी, जब मैं बड़ा होऊंगा तो आपके जैसा बनना चाहता हूं। मैंने नम आंखों से उसे देखकर मुस्कुराया और जवाब दिया, तो तुम मुझसे बेहतर हो, क्योंकि तुम बिना चोट पहुंचाए प्यार करना जानते हो। उस क्षण मुझे पता चला कि भले ही मेरे बेटे ने मुझे निराश किया था, मैं एक पिता के रूप में असफल नहीं हुआ था, क्योंकि मेरे पास अभी भी प्यार देने के लिए था, और उस प्यार का अब एक और गंतव्य था। एक ऐसा जो दर्द नहीं देता, एक ऐसा जो मुझे जीवन में वापस ले आया। कुछ क्षण ऐसे होते हैं जिनकी घोषणा नहीं होती, वे संगीत या चिट्ठियों के साथ नहीं आते, उनका कोई नाम या समय नहीं होता, वे बस ऐसे ही घटित होते हैं जैसे हवा की दिशा बदलने वाली एक तेज हवा। वह दिन भी ऐसा ही था। एक सामान्य सुबह जब सूरज खिड़की से अंदर आ रहा था और ताज़ी बेकरी की रोटी की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। मैं रसोई में था, मेरे हाथ आटे से सने थे, जब मैंने सुना कि कोई गेट के सामने रुका है। उन्होंने दस्तक नहीं दी, बात नहीं की, बस एक छाया थी, शांत। मैंने पर्दे से झांका और तुरंत समझ गया, वह वरुण था। उसने एक पुरानी जैकेट पहनी हुई थी, चेहरा ज्यादा पतला था, निगाहें जमीन पर थीं। वह वहीं खड़ा रहा जैसे जिसे अब कुछ उम्मीद नहीं है, लेकिन कहीं जाने को भी नहीं है। मैं हिला नहीं। मैंने उसे चुपचाप शांत दिल से देखा। न कोई गुस्सा था, न डर, न उम्मीद। बस यह निश्चितता थी कि वह लड़का अब वह बच्चा नहीं था जिसे मैंने पाला था, और मैं अब वह पिता नहीं था जो इनाम के तौर पर गले मिलने की उम्मीद करता था। मैंने उसे अंदर नहीं आने दिया। मैं अपनी लोई, कटोरे, ओवन में वापस चला गया, लेकिन वह तस्वीर मेरे दिमाग में पूरे दिन छपी रही। और रात को रॉकिंग चेयर पर बैठे हुए मैंने सोचा, वह कितनी बार और आएगा, कितनी बार और वे मेरे दरवाजे के सामने खड़े होने की कोशिश करेंगे, यह जाने बिना कि उनका स्वागत होगा या नहीं। और कितनी बार और मैं बैठा रहूंगा यह तय किए बिना कि उसे अंदर आने दूं या नहीं, जिसने एक दिन मुझे 2 हिस्सों में तोड़ दिया था। अगले दिन मैं हमेशा की तरह सामुदायिक केंद्र गया। वहां बोर्ड गेम्स और धीमी हंसी के बीच मैं थोड़ा कम बूढ़ा, थोड़ा ज्यादा इंसान महसूस कर रहा था। श्री शर्मा, उन सज्जनों में से एक जिनके साथ मैं डोमिनोज की शामें बिताता था, ने मुझसे कुछ कहा जो मेरे दिमाग में गूंजता रहा। एहसान, कभी कभी माफ करने या न करने के बीच चुनाव नहीं करना पड़ता। कभी कभी यह तय करना होता है कि क्या कोई और खून बहाना चाहता है। और मैं पूरे रास्ते वापस आते हुए इसके बारे में सोचता रहा। उस शाम मैं लिखने बैठा। कोई चिट्ठी नहीं, कोई संदेश नहीं, बस बिखरे हुए विचार, जैसे कोई बरसों से बंद कमरा साफ कर रहा हो। मैंने निराशा के बारे में लिखा, प्यार के बारे में, उन खामोशियों के बारे में जो किसी भी अपमान से ज्यादा चिल्लाती है। मैंने उस दर्द के बारे में लिखा जब एक बेटा किसी ऐसे व्यक्ति में बदल जाता है जिसे कोई पहचानता नहीं है। और यह भी कि समय के साथ कोई यह कैसे सीखता है कि हर दर्दनाक चीज को ठीक करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी यह काफी होता है कि अब दर्द न हो। शाम को मैंने जोया के गेट पर दस्तक दी। मैंने उससे पूछा कि क्या वह वरुण को कुछ पहुंचा सकती है, अगर वह उससे फिर से संपर्क करे। ये खाना या कपड़े नहीं थे, ये एक हाथ से लिखे हुए कागज की एक प्रति थी जिस पर लिखा था, मैं ठीक हूं, उम्मीद है तुम भी ठीक होगे। मेरे पास तुम्हें देने के लिए मेरी खामोशी के अलावा और कुछ नहीं है, अपना ख्याल रखना। उसने मुझे कुछ आश्चर्य से देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। उसने सिर हिलाया, कागज रखा और मुझे गले लगा लिया। उस हाव भाव में मिली भगत और एक तरह का सम्मान था जिसे खरीदा नहीं जा सकता, क्योंकि जोया भले ही युवा थी,
उसमें उस व्यक्ति की शांत समझदारी थी जो जानता है कि खुद को कैसे फिर से बनाना है। दिन बिना किसी बड़ी हलचल के बीत गए। मैं खाना बनाना जारी रखता था, अपने पौधों की देखभाल करता था, बच्चे को बढ़ईगिरी के औजार इस्तेमाल करना सिखाता था। हमने मिलकर एक चिड़िया का घर बनाया और उसे घर के सामने पेड़ पर लटका दिया। अगले ही दिन उसमें मेहमान आ गए, जैसे उन्हें पता हो कि यह जगह उनके लिए भी सुरक्षित है। लेकिन एक रविवार की दोपहर को कुछ बदल गया। मैं बरामदे में कॉफी पीते हुए बैठा था। जब फादर मार्टिन, पड़ोस के चर्च के पादरी, आए तो वे शांत कदमों से पास आए। मुझे हमेशा की तरह अपने धीमे स्वर में नमस्कार किया और कहा, श्रीमान एहसान, मैं आपसे बात करने आया हूं। आपको कुछ बताना है। यह मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, पर मुझे लगता है कि आप यह जानने के हकदार हैं। मैंने उन्हें अंदर आने को कहा। वह मेरे सामने बैठे, अपनी टोपी गोद में रखी और एक गहरी सांस लेकर बोले, इवान कुछ दिन पहले मुझसे मिलने आया था। वह अब शुक्रवार की सत्संग में आता है। कहता है कि उसे शांति चाहिए, पर नहीं जानता कि अपने किए के साथ कैसे जिए। उसने मुझसे कहा कि उसे फिर से पूजा पाठ सिखाऊं। यह इसलिए नहीं कि वह भगवान से माफ़ी चाहता है, बल्कि इसलिए कि उसे लगता है कि उसने भगवान से बात करने की आवाज़ भी खो दी है। मैं चुप रहा, हैरानी से नहीं बल्कि सम्मान से। पिताजी ने अपनी बात जारी रखी। उसने आपके बारे में बात की, ऐसे नहीं जैसे किसी ने उसे छोड़ दिया हो, बल्कि ऐसे जैसे किसी ने उसे सब कुछ सिखाया और फिर उसकी वजह से सब कुछ खो दिया। वह यह नहीं चाहता कि आप उसे माफ़ कर दें, बल्कि यह चाहता है कि आप उससे नफरत न करें। मैंने शांत आंखों से उनकी ओर देखा। मेरी आत्मा अंदर ही अंदर रो रो कर थक चुकी थी। मैं उससे नफरत नहीं करता पिताजी, पर अब मुझे उसकी अपनी जिंदगी में कोई ज़रूरत भी नहीं है। पिताजी मार्टिन ने सिर हिलाया और कुछ ऐसा कहा जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। कभी कभी सच्ची माफ़ी गले लगाना नहीं होती, बल्कि पत्थर न फेंकना होता है। वह उठे, मुझसे हाथ मिलाया और चले गए। मैं वहीं बैठा रहा, शाम के नारंगी आसमान के नीचे। यह सोचता रहा कि शायद मैंने इतने समय से यही किया था। पत्थर नहीं फेंका, दर्द का जवाब दर्द से नहीं दिया। वह नहीं चिल्लाया जो मुझे भी अंदर से दुख देता था, उसके लिए दरवाज़ा नहीं खोला। हाँ, पर हमेशा के लिए ताला भी नहीं लगाया। उस रात मैं अपनी पत्नी की वेदी के सामने बैठा। उससे धीमी आवाज़ में बात की, जैसे तब करता था जब वह जीवित थी। मैंने उसे बताया कि मुझे नहीं पता क्या करना है, कि मुझे शांति महसूस हो रही है, पर साथ ही इसके लिए दोषी भी महसूस हो रहा है कि मैंने अपने बेटे के बिना फिर से जीना शुरू कर दिया है, और मुझे नहीं पता कि यह विश्वासघात है या परिपक्वता। मैंने अपनी आत्मा से उसे एक संकेत देने को कहा, कुछ भी। अगले दिन जब मैंने खिड़की खोली तो मुझे चिद्दिया घर के छोटे घर में कुछ दिखा। एक छोटी सी चिट्ठी फीते से बंधी हुई। मैं नीचे गया, उसे सावधानी से उठाया। वह इवान की लिखावट में लिखी थी, मुझे उम्मीद नहीं कि आप मुझसे प्यार करेंगे, बस मैं चाहता हूं कि आप मुझे गुस्से से याद न करें। मैं बाहर से ही आपका शुक्रगुजार रहूंगा कि आप मेरे पिता बने। मैं ज़मीन पर बैठ गया, आंखें बंद कर लीं, सांस ली, रोया नहीं, बस महसूस किया कि मेरे अंदर कुछ ढीला हो रहा है, जैसे वह चिट्ठी उस दीवार की आखिरी ईंट थी जिसे अब सहारे की ज़रूरत नहीं थी। उस दिन के बाद मैंने इवान के बारे में फिर कभी नहीं सुना। न मैंने उसे ढूंढा न पूछा, पर जब भी मैं चिद्दिया घर का छोटा घर देखता तो उसके बारे में सोचता कि वह क्या था, क्या नहीं बन सका। और मैंने समझा कि कभी कभी जिंदगी हमें उन लोगों को वापस नहीं देती जिन्हें हमने खोया है, पर हमें कुछ और ज्यादा महत्वपूर्ण देती है, बिना द्वेष के आगे बढ़ने की क्षमता। पूजा और उसका बेटा मेरी जिंदगी का हिस्सा बने रहे। हमने मिलकर मेरा जन्मदिन मनाया। बच्चे ने अपने हाथों से मेरे लिए केक बनाया और मेरे कान में कहा, आप मेरे सबसे अच्छे दादाजी हैं जो मुझे मिल सकते थे। और तभी मुझे पता चला कि सब कुछ सार्थक था, क्योंकि हालांकि मैंने एक बेटे को खोया, जिंदगी ने मुझे एक दिल वापस दिया। जन्मदिन सादा था, पर उन छोटी छोटी बातों से भरा हुआ था जो खरीदी नहीं जा सकती। खाने की मेज पर फूलों का एक मेजपोश, एक बच्चे के छोटे हाथों से बना केक जो अब मुझे बिना किसी हिचकिचाहट के दादाजी कहता था, और कुछ ताज़े फूल जो पूजा ने एक पुराने फूलदान में रखे थे जिसे मेरी पत्नी ने इतने प्यार से सहेज रखा था। किसी ने महंगे उपहार नहीं लाए, किसी ने दिखावे की बात नहीं की, बस हंसी, सच्चा स्नेह और एक अजीब सी भावना, जैसे जिंदगी खुद मुझसे कह रही हो, अभी भी तुम्हारे पास खुश होने का समय है। उस रात मैं उस डायरी के सामने बैठा जहां मैं वो लिखता था जो कहता नहीं था, पर मैंने लिखा नहीं, बस उसे खोला। मैंने कुछ पुराने पन्ने पढ़े और उन शब्दों में खुद को देखा, दुखी, भ्रमित, घायल। और फिर भी वहां वह आदमी भी था जिसने अब चुप न रहने का फैसला किया, जिसने सीमाएं तय की, जिसने ताले बदले, जिसने चिल्लाए बिना बस कह दिया। मैंने डायरी बंद की और उसे रख दिया। अब मुझे जो महसूस होता था
उसे व्यक्त करने के लिए लिखने की जरूरत नहीं थी। अब मैं उसे अपने कार्यों से, अपनी चुप्पी से, अपने फैसलों से कहता था, क्योंकि कुछ दर्द बोलने से नहीं बल्कि अलग तरह से जीने से ठीक होते हैं। दिन बीतते गए और घर एक पनाहगाह बना रहा, खुद को छिपाने के लिए नहीं बल्कि साझा करने के लिए। कभी कभी सांस्कृतिक केंद्र से बच्चे आते, कभी कभी पड़ोसी जो पहले मुश्किल से नमस्ते करते थे और अब मुझे मोहल्ले के ज्ञानी बुजुर्ग के रूप में देखते थे। यह इसलिए नहीं कि वह सब कुछ जानता था, बल्कि इसलिए कि वह इतना जी चुका था कि समझ सके कि कब चुप रहना है, कब बोलना है और कब जाने देना है। एक रविवार जब मैं अपनी कार्यशाला के औजार ठीक कर रहा था तो मुझे इवान की पुरानी चीजों का एक बक्सा मिला। टूटे हुए खिलौने, स्कूल की कॉपियां, एक खत जो उसने मुझे 12 साल की उम्र में पिताजी के दिन पर लिखा था। सब कुछ के लिए धन्यवाद पिताजी। जब मैं बद्दा होऊंगा तो आपके जैसा बनना चाहता हूं, मजबूत, ईमानदार और अच्छा। मैं जमीन पर बैठ गया। उस वाक्य को मैंने कम से कम 10 बार पढ़ा और यह उदासी के कारण नहीं बल्कि इसलिए कि मुझे अचानक समझ आया कि जो कुछ टूटा था वह कोई एक इशारा, कोई एक शब्द, कोई अपमानजनक रात का खाना नहीं था। ये मेरे, उसके, हमारे फैसलों की एक श्रृंखला थी। और वह, हालांकि उस रिश्ते में दर्द बहुत था, बचपन का वो प्यार सच्चा था, वो वजूद रखता था और मेरे लिए इतना ही काफी था। मुझे और कुछ नहीं चाहिए था। उसे वापस पाने की चाह नहीं थी, न ही जबरन गले लगाकर उस अध्याय को बंद करने की ख्वाहिश। जिंदगी ने अपना काम किया था और मैंने अपना। रीना ने मुझे केंद्र की एक नई गतिविधि, कहानी सुनाने में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। पहले तो मैं हंसा, एक बूढ़े रिटायर्ड हलवाई की कहानियां कौन सुनना चाहेगा। पर मैं गया और जब मैं छोटे से समूह के सामने खड़ा हुआ और अपनी पहली मिठाई की दुकान की कहानी बताने लगा, कैसे मैंने सड़क के साइन बोर्ड से पढ़ना सीखा, कैसे मेरी पत्नी से तेज बारिश में मुलाकात हुई, तो लोगों ने एक पल भी अपनी नजरें नहीं हटाईं। खत्म होने पर एक महिला ने मुझसे कहा, आप कहानियां नहीं सुनाते श्रीमान किशन, आप उन्हें जीवंत कर देते हैं। उस शाम मैं एक अलग भावना के साथ घर लौटा, विजय की नहीं बल्कि स्वयं को फिर से खोजने की भावना। मुझे लगा कि मेरे पास अभी भी कुछ देने को है, कुछ ऐसा जो पिता, पति या घर के मालिक होने पर निर्भर नहीं करता, कुछ ऐसा जो बस मेरा था। धीरे धीरे मैंने हर हफ्ते कहानियां सुनाना शुरू किया। कभी मैं इम्प्रोवाइज करता, कभी अपनी डायरी में लिखी बातें पढ़ता। लोग तालियां बजाते, सवाल पूछते और मांगते, और उन नज़रों में मुझे एक ऐसा दर्शक वर्ग मिला जिसकी मैंने उम्मीद नहीं की थी। एक ऐसा समूह जिसने मुझे दया से नहीं बल्कि प्रशंसा से अपनाया और इसने मुझे मेरा खोया हुआ हिस्सा लौटा दिया, मेरी आवाज़। एक शाम, एक प्रस्तुति के बाद, एक महिला चमकती आंखों के साथ मेरे पास आई और बोली, काश मेरे पिता में आपकी जैसी हिम्मत होती। उन्होंने मेरे भाई की सारी बातें बर्दाश्त की और दुखी, खामोश मर गए। उनकी आंखों में माफ़ी भरी थी जिसे किसी ने मांगा ही नहीं। मैंने उसे गले लगा लिया। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे लगा कि मेरे फैसलों ने, चाहे वे कितने भी दर्दनाक क्यों न रहे हों, कम से कम मुझे कुछ ऐसा दिया है जो बहुतों के पास नहीं होता, बिना पछतावे के पीछे मुड़कर देखने की क्षमता। उसी रात लौटते ही मुझे मेल बॉक्स में एक लिफाफा मिला जिस पर भेजने वाले का नाम नहीं था। अंदर एक मुड़ा हुआ कागज और एक तस्वीर थी। तस्वीर करण की थी, गिटार बजाते हुए, एक बैंड के साथ, सच्ची मुस्कान के साथ। कागज पर एक वाक्य था, आज मैंने पहली बार बिना किसी अपराध बोध के गाना गाया, बिना कुछ कहे सिखाने के लिए धन्यवाद। मैं रोया नहीं, जवाब नहीं दिया, फोन नहीं किया, बस तस्वीर को पारिवारिक एल्बम में रख दिया। कवर पर नहीं, बीच में नहीं, बल्कि अंत में, आखिरी पन्ने पर, जैसे कोई अध्याय को बिना काटे बंद करता है लेकिन उसे महिमा मंडित भी नहीं करता। क्योंकि मैंने सीखा कि हर चीज को सुखद अंत की जरूरत नहीं होती। कभी कभी जिसकी जरूरत होती है वह बस एक गरिमापूर्ण अंत होता है, और आखिर में यह मेरा था। वह सुबह घर में खामोशी थी। यह पहले वाली खामोशी नहीं थी जो दर्द देती थी, जो सजा लगती थी। यह शांति से भरी खामोशी थी, जैसी तूफान के बाद होती है, जब सब कुछ धुल जाता है और सब साफ दिखाई देता है। मैं हमेशा की तरह जल्दी उठा। मैंने अपनी कॉफी बनाई, खिड़की के पास मेज पर बैठा और देखा कि कैसे रोशनी धीरे धीरे अंदर आकर दीवारों को सहला रही थी। रेडियो पर एक पुराना गाना बज रहा था। ऐसा ही कुछ मेरी पत्नी खाना बनाते समय गाया करती थी। और बहुत समय बाद पहली बार मुझे दुख नहीं हुआ। मैंने आंखें बंद की और मुस्कुराया। रीना थोड़ी देर बाद अपने बेटे के साथ आई। बच्चा हाथों में रंगों से सजी लकड़ी की पेटी लिए था। उसने उसे मेज पर रखा और कहा, यह आपके लिए है दादाजी। मैंने इसे स्कूल की कार्यशाला में बनाया।
मैंने उसे खोला। अंदर उसके बच्चों वाली लिखावट में एक पत्र था। उसमें लिखा था, मेरा ख्याल रखने के लिए धन्यवाद, मेरे दोस्त बनने के लिए धन्यवाद। जब मैं बड़ा होऊंगा तो आपका दिल चाहता हूं। मैं अपनी आंखें नम होने से नहीं रोक पाया, क्योंकि उन शब्दों में वह सब कुछ था जिसकी मैंने कभी उम्मीद की थी और कभी मांगने की हिम्मत नहीं की थी। मैं घुटनों के बल बैठा, उसे कसकर गले लगाया और उसके कान में कहा, तुम्हारे पास पहले से ही एक सुंदर दिल है, तुम्हें बस इसे दुनिया से बचाना है। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे पूरी तरह से समझा ना हो, लेकिन उन साफ आंखों से मुस्कुराया जो सिर्फ बच्चों में बरकरार रहती हैं। रीना दरवाजे से हमें देख रही थी, अपनी शांत मुस्कान के साथ जो वह हमेशा लाती है, जैसे बिना किसी स्पष्टीकरण के सब कुछ समझती हो। उस शाम अकेला रह जाने पर मैंने फिर से फोटो एल्बम खोला। मैंने धीरे धीरे हर पन्ना पलटा। मैंने अपनी जिंदगी को अपने सामने देखा। जवानी, मिठाई की दुकान, मेरी पत्नी, करण बचपन में, क्रिसमस, जन्मदिन, अच्छे और बुरे पल। हर तस्वीर में एक कहानी थी, एक चुनाव, एक भावना। मैं आखिरी पन्ने पर रुका। वहां करण की वह तस्वीर थी जो उसने हफ्तों पहले छोड़ी थी। वह अपनी गिटार के साथ, एक अलग मुस्कान के साथ, एक ऐसी मुस्कान जो मैंने सालों से नहीं देखी थी, उन दिनों की नहीं जब वह मेरे साथ रहता था, बल्कि एक हल्की, अधिक सच्ची मुस्कान। और मैंने समझा कि भले ही हम अब साथ न चल रहे हों, वह भी अपनी शांति का तरीका ढूंढ रहा था। मैं उठा, उस छोटी सी वेदी पर गया जहां मैं अपनी पत्नी की यादें रखता था, और उस बच्चे द्वारा दी गई पेटी को रखा, भेंट के रूप में नहीं बल्कि नए के प्रतीक के रूप में। क्योंकि मैंने बहुत समय तक जो खोया, जो काम नहीं आया, गलतियों और अनुपस्थितियों से जुड़ा रहा, लेकिन अब यह अलग था। अब मैं जानता था कि जो प्यार कोई देता है, भले ही वह हमेशा उस रूप में वापस न आए जिसकी उम्मीद की जाती है, वह निशान छोड़ता है, किस्मत बदलता है, दिलों को बदल देता है। मेरा समन ईवान से हो गया। कोई गले लगाना नहीं था, कोई आंसू नहीं बहे, पर एक समझ थी, एक दूरी का सम्मान, एक नया रिश्ता, अधिक वास्तविक, कम आदर्शवादी, और सबसे बढ़कर माफी थी, कहने वाली नहीं, निभाने वाली। क्योंकि मैंने उसे बुरा नहीं चाहा, कोई द्वेष नहीं रखा, उसे खोजा नहीं, पर नकारा भी नहीं। मैंने उसे अपना रास्ता चुनने दिया और मैं अपने रास्ते चली। मंगलवार को मैं कला केंद्र जाती रही। मैंने अन्य बुजुर्गों के लिए कहानी कहने की कार्यशालाएं शुरू की। हम एक दूसरे को अपनी जिंदगी की कहानियां सुनाते और सबके साथ मिलकर यादों और सांत्वना का एक अदृश्य जाल बुनते। वहीं मेरी मुलाकात दादाजी एफक्यूर चंद से हुई, एक 42 वर्षीय सज्जन जो कहते थे कि सचमुच हंसना शुरू करने में कभी देर नहीं होती। मैं उनका दोस्त बन गई। उन्होंने मुझे सिखाया कि जिन लोगों ने मुझसे भी ज्यादा खोया है, वे भी बिना डर के प्यार कर सकते हैं, और इसने मुझे आगे बढ़ने की ताकत दी। इसीलिए नहीं कि सब कुछ सही था, बल्कि इसलिए कि मैंने अपूर्णता के साथ जीना सीख लिया था। एक दिन जब हम कहानियों की एक प्रदर्शनी आयोजित कर रहे थे, तो लतिका मेरे लिए एक खबर लाई। उसे दूसरे शहर में नौकरी मिली थी। उसने मुझे कसकर गले लगाया, आंखों में आंसू थे। उसने कहा कि वह नहीं जाना चाहती, उसे मुझे अकेला छोड़ने का डर था। मैंने जवाब दिया कि उसने मेरे लिए वो सब किया है जो कई बेटे नहीं कर पाते। उसने बिना कुछ मांगे एक खालीपन भर दिया था। मैंने उसे अपना आशीर्वाद दिया, और जब वे अपने बेटे के साथ कार की खिड़की से हाथ हिलाते हुए चले गए, तो मैं जानती थी कि यह विदाई नहीं थी, यह उनके लिए और मेरे लिए एक नई शुरुआत थी। दिन फिर से खामोश हो गए, पर एक अलग तरह की खामोशी थी। अब मैं उसे खुद चुन रही थी। मैंने फिर से लिखना शुरू किया, इस बार खुद को हल्का करने के लिए नहीं, बल्कि साझा करने के लिए। मैं सुबह की गर्म रोटियों की, कभी न भेजे गए खतों की और उन दादाजी दादीजी की साधारण कहानियां सुनाती थीं जिन्होंने फिर से जीना सीखा था। एक स्थानीय प्रकाशक को मेरे लेखन में रुचि हुई। उसने मुझसे सब कुछ एक किताब में इकट्ठा करने को कहा। मैंने उसका नाम वक्त की रोटी रखा, क्योंकि मैंने यही करना सीखा था, धैर्य से अपनी जिंदगी को संवारना, उसे बढ़ने देना, और जो सुनना चाहे उसे गर्मागर्म परोसना। 1 साल बाद एक पुस्तक मेले में एक युवा मेरे पास अपनी प्रति लेकर आया। उसने चमकदार आंखों से मेरी ओर देखा और कहा, मेरे दादाजी कभी जो कहने की हिम्मत नहीं कर पाए, उसे लिखने के लिए धन्यवाद। मैंने उसे गले लगाया। मैं उसका नाम नहीं जानती थी, पर मैं जानती थी कि वह कहानी जो एक दिन डाइनिंग टेबल पर अपमान से शुरू हुई थी, अब दूसरे घरों में, दूसरे परिवारों तक पहुंच रही थी। और इस तरह मुझे समझ आया कि मैंने जो भी कठोरता के साथ जिया, वह व्यर्थ नहीं था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको कितना तोड़ा जाए। अगर आपके पास खुद को फिर से बनाने की हिम्मत है, तो आप फिर से प्यार कर सकते हैं, फिर से भरोसा कर सकते हैं, फिर से जी सकते हैं। कि बच्चे असफल हो सकते हैं, परिवार दर्द दे सकता है, लेकिन इंसान हमेशा खुद को धोखा न देने, अपने ही दिल का दुश्मन न बनने का चुनाव कर सकता है।
आज मेरे ज्यादा बाल सफेद हैं, ज्यादा झुर्रियां हैं, ज्यादा यादें हैं, पर ज्यादा शांति भी है। और अगर तुम मुझसे पूछो कि क्या मैं कुछ बदलूंगी, तो मैं कहूंगी नहीं, क्योंकि जो कुछ भी मैंने झेला वह मुझे यहां तक ले आया, और यह यहां ही काफी है।